हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के एमसीएल माइनिंग ज़्यादा सर्वेयर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम माइनिंग धमाका के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। बेसिकली जो माइनिंग से मिक्स क्वेश्चंस हैं वो आज इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसके साथ साथ मैं आपको फैक्ट चीज़ें भी बताते जाऊँगी। ठीक है, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो स्टाइल है पूछने का, जो लेवल है वो आप एक नोटिस करोगे इस क्लास में कि किस तरीके का है। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट या मॉडरेट से हार्ड, तो उस तरीके से आप समझ सकते हो। बाकी इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे करियर इन एक्शन, तो आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, फिर वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलो फिर बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए जो भी एमसीएल की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ऑलराइट, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पिरामिड कट इज सिमिलर टू विच पैटर्न। अब कहता है जो पिरामिड कट है किस पैटर्न के सिमिलर है? वेज कट, कोन कट, कोरोमंड कोट या फिर बर्न कट, किसके सिमिलर है? पिरामिड कट की बात हो रही है यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोन कट। ठीक है, वो वेज कट, कोरोमंड कोट, बर्न कट नहीं होता है, वो कोन कट होता है। ठीक है, पिरामिड कट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? कोन कट बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के कट में 4 से 6 शॉर्ट होल किए जाते हैं इन द मिडल ऑफ द फेस विच एट द एंड टू फॉर्म अ कोन और पिरामिड शेप। इसमें बेसिकली 4 से 6 होल ड्राइव किए जाते हैं। ठीक है, मतलब एकदम सेंटर में, मिडल ऑफ द फेस, जहाँ पे एक एंड से लेके हम क्या बनाते हैं? कोन या फिर पिरामिड शेप उसको देते हैं। ठीक है, जो लेंथ होता है होल का वो अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अदर टाइप्स के जो होल होते हैं उनके कंपैरिजन में इसका जो लेंथ होता है होल का वो अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो इस टाइप के जो कट होते हैं ये पिरामिड कट, तो ये जो जनरली किस लिए यूज़ किया जाता है? ब्लास्टिंग हार्ड रॉक मास, मतलब हार्ड रॉक मास को ब्लास्ट करने के लिए बेसिकली किया जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कोल माइन सेफ्टी कम्स अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग। तो कोल्स माइन सेफ्टी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो कोल माइन सेफ्टी किसके अंडर में आता है? डीजीएमएस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीजीएमएस हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, ये तो सबको पता होगा, तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लाइफ ऑफ वाइंडिंग रोप इज लिमिटेड टू। तो कहता है जो वाइंडिंग रोप होता है उसका जो लाइफ होता है वो कितना होता है? 3 साल, 3.5 या फिर 6 या फिर 10 साल के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, देखो। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं वाइंडिंग रोप के बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो, कोई भी रोप या फिर कोई भी रस्सा अगर मान लो 3.5 साल, ठीक है, 3.5 साल से ज़्यादा अधिक समय का प्रयोग तक उसको प्रयोग किया जा चुका है किसी भी वाइंडिंग रोप का, तो उसको उसका काम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फर्दर उसका काम नहीं लिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो 3.5 साल तक वैलिड रहता है। तो उसका लिमिटेड टाइम पीरियड जो अगर बोले तो 3.5 साल आप लगाओगे। ठीक है, 3.5 ईयर्स। ओके, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप देख सकते हो, CMR में चेक कर सकते हो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच कोड ऑफ सिग्नल यूज टू रेज टब्स इन हॉलेज। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोड ऑफ सिग्नल यानी संकेत प्रणाली की बात हो रही है। तो यहाँ पे कितने प्रकार की होती है आपको तो पता होगा, है ना। तो बहुत ही मतलब डिसिप्लिन या बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ इसको फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि विच कोड ऑफ सिग्नल यूज टू रेज टब्स इन हॉलेज। तो टब्स को रेज करने के लिए हॉलेज में कौन सा सिग्नल यूज किया जाता है? 1 रैप, 2 रैप, 3 रैप या फिर 4 रैप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं आपको यहाँ पहले बताना चाहूँगी, कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ पहले। तो यहाँ पे देखो, जब 1 रैप की बात हो, राइट, 1 रैप्स की बात हो या 2 रैप्स की बात हो, तो उसको 2 लिखते हैं, 2 रैप्स, और 3 रैप्स, और आपका 4 रैप्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब 1 घंटी बजेगी तो उससे वो क्या सिग्नल दे रहा है? उसका मतलब ये होता है कि स्टॉप, टू स्टॉप, मतलब कि रोको। जब इंजन मोशन में हो यानी कि जब चालू हो इंजन, तब जो है आपको स्टॉप, इसका मतलब होता है, 1 रैप का मतलब होता है कि स्टॉप, मतलब रुक जाइए। ठीक है, रोकना है वहाँ पे। तो यहाँ पे 1 रैप का मतलब होता है स्टॉप जब इंजन मोशन में हो, और 1 रैप का मतलब होता है रेज जब इंजन रेस्ट में हो। ठीक है, यानी कि ऊपर की ओर खींचा जाए। ठीक है, अब 2 रैप की हम वहाँ बात करेंगे। 2 रैप का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे देखो, 2 रैप का मतलब होता है लोअर। ठीक है, यानी कि उतारो। ओके, धीरे धीरे लोअर किया जाए, उसको लोअर करो। अब हम 3 रैप्स की बात करें तो उसका मतलब होता है चालू करो। ठीक है, चालू करो जब इंजन बंद है। ठीक है, और 4 रैप्स का मतलब होता है उठाओ। ठीक है, या धीरे धीरे रेस करो, ये कहने का मतलब होता है। और यहाँ पे देखो, इतने सारे जो आपको दिख रहा है कोड ऑफ सिग्नल्स, इसके अलावा और किसी भी तरीके का आपका कोड ऑफ सिग्नल नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज़ मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस तरीके कोड होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है रेज टब्स इन हॉलेज, जब रेस करेंगे तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 reps, ठीक है, मतलब उठाओ या फिर धीरे धीरे रेस करो, ठीक है। 4 reps का मतलब होता है रेस स्टेप्स इन हॉलेज, ओके, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Who will prepare plan for withdrawal of support in डीपिलरिंग। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि डीपिलरिंग के समय देखो, डीपिलरिंग में जो विड्रॉल ऑफ सपोर्ट होता है उसका प्लान कौन प्रिपेयर करता है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ओवरमैन या फिर माइनिंग सरदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो रेगुलेशन नंबर आपका 125 में आप क्या देखोगे, विड्रॉल ऑफ सपोर्ट देखोगे, इसका जिक्र हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप समझोगे जब कभी सपोर्ट खोलने हो तो सपोर्ट खोलने का काम ऐसी पद्धति से किया जाएगा जैसे मैनेजर निर्धारित करे, तो मैनेजर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ओके। तो कौन प्लान प्रिपेयर करता है, मैनेजर प्रिपेयर करता है विड्रॉल ऑफ सपोर्ट की जब बात हो डीपिलरिंग में, ओके। तो जैसे कि इसमें आप देख पाओगे कि सब रेगुलेशन 1 में बहुत सारे आदेशों का, निम्नलिखित बातों का समावेश होगा उसमें, जैसे कि सेफ्टी कंट्रवियंस के बारे में है, कॉर्नर प्रॉप्स के बारे में, सेफ पोजीशनिंग के बारे में, तो ये सब का जिक्र इसमें किया गया है, आप इसको पढ़ सकते हो, रेगुलेशन 135 को, CMR 2017 का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिटैचिंग हुक इज अ, अब कहता है डिटैचिंग हुक जो है क्या है, सेफ्टी डिवाइस इन ड्रम वाइंडिंग, सेफ्टी डिवाइस इन फ्रिक्शन वाइंडिंग, सेफ्टी डिवाइस इन हॉलेज इक्विपमेंट या फिर वेंटिलेशन डिवाइस। तो भैया डिटैचिंग हुक मैं आपको बताना चाहूँ कि डिटैचिंग हुक जो है वो क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस इन ड्रम वाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप डिटैचिंग हुक देख रहे हो इसको हम सेफ्टी हुक भी बोलते हैं, ठीक है, किंग डिटैचिंग हुक भी बोलते हैं। बेसिकली ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है दैट वाज डिजाइंड टू प्रिवेंट द माइनर्स लिफ्ट केज बीइंग ड्रॉन पास द लैंडिंग स्टेज एंड ओवर द हेड गियर व्हील्स इन द इवेंट ऑफ एन ओवर विंड। बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे डिटैचिंग हुक का काम क्या होता है, तो ये एक सुरक्षा उपकरण है, ठीक है, जिसे ओवरविंड की स्थिति में खनिकों के लिफ्ट पिंजड़े को लैंडिंग चरण और हैंड गियर पहियों के ऊपर से खींचने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। यदि एक ओवरविंड हुआ तो हुक बनाया गया था ताकि वह घुमावदार रस्सी और इंजन से खुद को मुक्त कर सके। तो बेसिकली ये होता है डिटैचिंग हुक, ठीक है। ये मैंने आपको बुक का लैंग्वेज बताया है कि बेसिकली डिटैचिंग हुक होता क्या है, तो इसको याद रखिएगा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है डिग्री ऑफ गैसिनेस इज बेस्ड ऑन विच गैसेस। डिग्री ऑफ गैसिनेस जो है किस गैस पे बेस्ड होता है, CO यानी मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर मीथेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। ये आपको रेगुलेशन नंबर 133 में मिल जाएगा, CMR 2017, ठीक है। देख सकते हो उसको, गैस की डिग्री के अनुसार कोयला सीमों का वर्गीकरण इसमें बताया गया है, तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो रेगुलेशन 133 आप चेक कर सकते हो, डिग्री ऑफ गैसिनेस जो है किस गैस पे बेस्ड होता है, मीथेन पे, ओके। याद रखिएगा इसको CH4 बोला जाता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सरफेस माइनर कैन वर्क अप टू ग्रेडियंट ऑफ। अब कहता है सरफेस माइनर जो है किस ग्रेडियंट तक काम कर सकता है, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री या फिर 45 डिग्री, किस डिग्री तक काम कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, 10 डिग्री, ठीक है। सरफेस माइनर जो है कितने ग्रेडियंट तक काम कर सकता है, 10 डिग्री ग्रेडियंट तक काम कर सकता है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अ सेफ्टी डिवाइस इज यूज्ड बिहाइंड एन असेंडिंग टब और सेट और ट्रेन ऑफ टब्स इज यूज्ड एज। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक सेफ्टी, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेफ्टी डिवाइस को हम यूज करते हैं बिहाइंड द असेंडिंग टब्स और सेट और ट्रेन ऑफ टब्स हम यूज करते हैं। जैज रेल, ड्रैग, सेफ्टी हुक या फिर ट्यूब रेलर, कहाँ पे हम यूज करते हैं इस सेफ्टी डिवाइस का, ऑब्वियसली बात है बिहाइंड एन असेंडिंग टब्स यूज करते हैं। तो वो कौन सा सेफ्टी डिवाइस है, जैज रेल है, ड्रैग है, सेफ्टी हुक है या फिर टब रेलर, क्या है वो। तो भैया मैं इसको बताना चाहूँगी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ड्रैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रैग, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ड्रैग को और हम क्या बोलते हैं, ड्रैग को हम बोलते हैं बैक स्टे, ठीक है। क्या बोलते हैं, बैक स्टे या फिर ड्रैग, दोनों ही बोल सकते हो। तो चढ़ते समय को हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग टब, ठीक है। असेंडिंग टब, लूस या फिर ट्रेन के पीछे में एक हम क्या लगाते हैं, एक सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं ताकि ये टब, ट्रेन या लूस के पीछे भागने से रोक सके, बेसिकली इसलिए इसको लगाया जाता है ड्रैग को या बैक स्टे, ओके। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ऑक्सिलरी फैन मीन्स, ऑक्सिलरी फैन मीन्स, तो ऑक्सिलरी फैंस का मतलब क्या होता है, अ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, अ फोर्सिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन या फिर फोर्सिंग फैन और एन एग्जॉस्ट फैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अ फोर्सिंग फैन और एन एग्जॉस्ट फैन, ठीक है। मतलब वो फोर्सिंग फैन और एग्जॉस्ट फैन दोनों ही इसको हम ऑक्सिलरी फैन बोलते हैं, ओके। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है डायमेंशन ऑफ पिलर प्रिस्क्राइब इन CMR 2017 आर। तो कह रहा है कि जो डायमेंशन है पिलर्स का वो प्रिस्क्राइब किया गया है CMR 2017 में, यानी कोल माइंस रेगुलेशन 2017। वो क्या है, सेंटर टू सेंटर, कॉर्नर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर और कॉर्नर टू कॉर्नर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ गैलरी, या फिर सेंटर टू सेंटर और कॉर्नर टू कॉर्नर डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द सीम फ्रॉम सरफेस। तो इसका राइट आंसर भैया हो जाएगा सेंटर टू सेंटर, ठीक है। जो डायमेंशन है पिलर्स का वो सेंटर टू सेंटर प्रिस्क्राइब किया गया है CMR 2017 के अकॉर्डिंग, ओके। इसको याद रखिएगा भैया, जबरदस्त क्वेश्चन है।
चलो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द स्लोप ऑफ एन इंडिविजुअल ओबी डंप शुड बी, जो स्लोप होता है इंडिविजुअल ओबी डंप का, ठीक है, ओवरबर्डन डंप का, तो वो कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ में आता है ना आपको? देखो इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, लाइक ऐसे, ठीक है, जब हम ऐसे ओबी डंप करेंगे लाइक ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल शेप में है ये, हॉरिजॉन्टल। और जब हम इस टाइप से शेप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे कहता है नॉट मोर देन 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर वर्टिकल से 37 डिग्री ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर हॉरिजॉन्टल से 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वर्टिकल 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉट मोर देन 37.5 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो स्लोप ऑफ इंडिविजुअल ओबी डंप जो होता है वो शुड बी नॉट मोर देन 37.5 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ओके। इसको याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेफ्टी फीचर इन कन्वेयर बेल्ट इंस्टॉलेशन? कहते हैं कन्वेयर बेल्ट इंस्टॉलेशन में कौन सा एक सेफ्टी फीचर्स नहीं है इस सारे ऑप्शन में से? प्री स्टार्ट अलर्ट, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस, पुल कॉर्ड, या फिर सिग्नलिंग। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है एक मतलब सेफ्टी फीचर नहीं है कन्वेयर बेल्ट इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करते हैं तो। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग अगर हम डिवाइस की बात करते हैं तो बेसिकली ये इसमें एक सेंसर लगा होता है, तो वो वार्न करता है, ठीक है, किसी भी ऑपरेटर को वार्न करता है। कोई भी माइनिंग व्हीकल अगर सामने आ रही है या उसके कुछ दूरी पे है तो उसको ये चीज़ सेंसर से पता चल जाता है कि भाई सामने जो है एक ऑब्स्टिकल है, ओके। तो कन्वेयर बेल्ट इंस्टॉलेशन में प्री स्टार्ट अलर्ट होता है, पुल कॉर्ड्स होता है, सिग्नलिंग होता है, ठीक है। क्या नहीं होता? प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस नहीं होता है, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखो। रूफ फॉल एक्सीडेंट्स कैन बी मिनिमाइज बाई, कहता है रूफ फॉल एक्सीडेंट जो है उसको हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ SSR एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सपोर्ट रूल, मिनिमाइजिंग द एंट्री ऑफ मैन पावर इन द माइन बाय प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ सपोर्ट आइटम्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ SSR एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सपोर्ट रूल, ठीक है। तो मतलब जो सपोर्ट रूल होता है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है और SSR का फॉर्मेशन करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यूज ऑफ ऑक्सीएसेटिलीन फ्लेम वेल्डिंग कटिंग कैन बी डन इन 3rd डिग्री गैसी माइन इफ परमिटेड इन राइटिंग बाय एजेंट, परमिटेड इन राइटिंग बाय मैनेजर, या फिर ऑनर, या फिर डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी। तो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3rd डिग्री गैसी माइन में हम ऑक्सीएसेटिलीन फ्लेम वेल्डिंग कटिंग का यूज हम कर सकते हैं अगर परमिटेड हो, रिटन में परमिटेड हो एजेंट के द्वारा, मैनेजर के द्वारा, ऑनर के द्वारा, या फिर डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी के द्वारा। किसके द्वारा होगा? तो भाई अगर माइन सेफ्टी जो डायरेक्टर होता है माइन सेफ्टी का उसके द्वारा अगर परमिटेड है रिटन में, तो भैया आप ये ऑक्सीएसेटिलीन फ्लेम वेल्डिंग कटिंग को कर सकते हो 3rd डिग्री गैसी माइन में, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द नंबर ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर इन ए लार्ज कोल माइन। तो भैया वर्कमैन इंस्पेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर को जो है चयनित किया जाता है लार्ज कोल माइन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर पूछे तो उसको जो है 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर को बनाया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, लाइक मैकेनिकल से, ठीक है, एक मैकेनिकल से होगा, फिर एक इलेक्ट्रिकल से होगा और एक माइनिंग से होगा। तो इस हिसाब से जो है 3 माइनिंग वर्कमैन इंस्पेक्टर हो जाएंगे आपके कोल माइंस में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग अप्लायंस इज यूज्ड टू गिव सुटेबल कार्वेचर टू अ ट्रैक लाइन। कहते हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा अप्लायंस को यूज करके आप एक सुटेबल कार्वेचर प्रोवाइड कर सकते हो ट्रैक लाइन का। तो बैक स्टे, जिम क्रो, ड्रॉप वॉर विक, या फिर स्मॉल मैन क्लिप्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिम क्रो, ठीक है। क्या हो जाएगा? जिम क्रो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जिम क्रो बेसिकली होता क्या है, तो ये समझेंगे, ठीक है। तो देखो जिम क्रो जो है एक डिवाइस है जिसमें 2 आउटर आर्म्स हुक लगे होते हैं रेल पे, जैसे देख पा रहे हो इमेज में इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो इसमें जो अपोजिट सेंटर स्क्रू जैक है उसको वो पीछे की तरफ जो है डाउन की तरफ उसको ले जाता है ताकि जो रेल है उसको हम बेंड करें, साइड वे में उसको बेंड किया जा सके, ठीक है। बेसिकली इसका जो यूज़ है वो हम किस लिए करते हैं, ताकि जो अंडरग्राउंड ट्रैक बेड होते हैं उसको हम बेंड कर सकें, ठीक है। रेल्स की बात हो रही है, रेल्स की बात हो रही है, तो इसको याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। बैक स्टे तो मैंने बताया ही है आपको क्या होता है। ड्रॉप वॉर विक देख लेते हैं, ये भी एक सेफ्टी अप्लायंस है। तो बेसिकली किनको स्टॉप करने के लिए लगाया जाता है, जो फॉरवर्ड रनवेज होते हैं वहाँ पे जो है इसको प्लेस किया जाता है बिलो द ब्रो ऑफ इंक्लाइन एंड ऑल्सो नियर द बॉटम एंड बिलो इंटरमीडिएट लेवल्स, तो वहाँ पे भी इसको लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सीवैट यूनिट। सीवैट यूनिट इज मेनली यूज्ड एट इंडियन लॉन्ग वॉल फेस टू ऑपरेट। तो यहाँ पे कहता है सीवैट यूनिट को मेनली यूज किया जाता है इंडियन लॉन्ग वॉल फेस में। किस लिए इसको हम यूज़ करते हैं, क्या ऑपरेट करने के लिए? यहाँ पे देख पा रहे हो आर्मर्ड फ्लैक्सिबल
कन्वर्टर एंड स्टेज लोडर, पावर पैक, शेयर मशीन या फिर पावर सपोर्ट। तो बेसिकली किस लिए इसको हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे देख लो आर्मर्ड फ्लैक्सिबल कन्वर्टर और स्टेज लोडर को ऑपरेट करने के लिए हम सीवैट यूनिट को यूज़ करते हैं लॉन्ग वॉल मेथड में। ओके, लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड में, इसको याद रखिएगा। लॉन्ग वॉल माइनिंग की बात करते हैं तो ये एक तरीके से अंडरग्राउंड कोल माइनिंग मेथड है, जहाँ पे हम लॉन्ग वॉल जो होता है कोल का उसको माइन करते हैं सिंगल स्लाइस में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। रन अवे स्विच इज यूज इन कनेक्शन विथ, तो कहता है रन अवे स्विच जो है इसको हम किसके कनेक्शन में यूज़ करते हैं, डायरेक्ट रोप हॉलेज, इंडलेस हॉलेज, ग्रेविटी हॉलेज या फिर टेल रोप हॉलेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट रोप हॉलेज। ठीक है, डायरेक्ट रोप हॉलेज, तो ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो यूज़ किया जाता है डायरेक्ट हॉलेज को, इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, इंक्लाइन रोडवेज पे या फिर डिपल बोल लो, जहाँ पे कार्ट जो हो या तो उसको पुल अप किया जाए या फिर लोअर डाउन किया जाए। ठीक है, मतलब इंक्लाइन रोडवेज पे, तो इस तरीके से इसको समझेंगे। तो डायरेक्ट हॉलेज का समझ में आया आपको, यूज्ड ऑन एन इंक्लाइन रोडवेज और डिपल वेयर द कार्ट्स वेयर एट पुल अप और लोअर डाउन एंड इंक्लाइन रोडवेज। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ड्रॉप वॉर विक इज यूज इन अंडरग्राउंड हॉलेज ट्रैक एज ए मीन्स ऑफ, कहता है ड्रॉप वॉर विक जो है इसको हम अंडरग्राउंड हॉलेज ट्रैक में यूज़ करते हैं। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, देखो कोल लिफ्टिंग डिवाइस, सेफ्टी अरेंजमेंट, टब कपलिंग या फिर सुपर एलिवेशन ऑफ ट्रैक। तो ड्रॉप वॉर विक की जब बात हो अंडरग्राउंड हॉलेज ट्रैक में, तो इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ये सेफ्टी अरेंजमेंट है। ठीक है, ड्रॉप वॉर विक मैंने आपको बताया ऊपर अभी। ठीक है, ड्रॉप वॉर विक का मैंने आपको मतलब बताया कि बेसिकली ये एक सेफ्टी अप्लायंस है। ठीक है, सेफ्टी अरेंजमेंट है। तो कहाँ पे प्लेस किया जाता है, अपर एंड ऑफ एन इंक्लाइन हॉलेज रोड टू स्टॉप अ ट्रैप रनिंग वाइल डाउन द इंक्लाइन। ओके, तो बेसिकली जो है इसका काम क्या होता है कि ये फॉरवर्ड रनवेज को रोकता है। ओके, इसको अरेस्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है ड्रॉप वॉर विक को अंडरग्राउंड हॉलेज ट्रैक में। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 21 की तरफ। द टर्म इम्पेलर इज मेनली एसोसिएटेड विद, तो कह रहे हैं टर्म इम्पेलर है ये मेनली एसोसिएटेड है किस ऑप्शन से, यहाँ पे देख पा रहे हो बूस्टर फैन, ऑक्सिलरी फैन, पंप्स या फिर ड्रिल मशीन्स। तो किससे ये कनेक्टेड है ये बताना आपको, एसोसिएटेड है बेसिकली ये जो पंप से एसोसिएटेड। ठीक है, जो टर्म है इम्पेलर ये मेनली किससे एसोसिएटेड है, पंप से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बूस्टर फैन नहीं है, ना ही ऑक्सिलरी फैन, ना ही ड्रिल मशीन है, ये पंप से एसोसिएटेड है। ठीक है, इम्पेलर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये जो इम्पेलर है ये इसमें रोटेटिंग कंपोनेंट होता है, जिसमें इक्विपमेंट लगे होते हैं जो वेन्स और ब्लेड्स लगे होते हैं। टर्बो मशीनरी में इसको यूज़ किया जाता है और इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप्स भी बोल सकते हो आप एग्जांपल में। तो फ्लो डिटेक्शन जो होता है इम्पेलर वैन्स में वो क्या अलाउ करता है, मैकेनिकल पावर यानी एनर्जी जो वैन का है वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, पंप पावर आउटपुट में। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो इम्पेलर जो है एक तरीके का रोटर होता है, इसको हम क्या इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं, जो प्रेशर होता है फ्लूइड का और जो फ्लो होता है फ्लूइड का उसको हम इंक्रीज करने के लिए इम्पेलर को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये टरबाइन का बिल्कुल अपोजिट होता है जो क्या करता है, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 देखो। सॉर्टी रेंज माइनिंग इज द अदर नेम ऑफ, कहता है कि सॉर्टी रेंज माइनिंग जो है इसका अलग नाम क्या है, और भी नाम क्या है इसका, सब लेवल केविंग, हॉरिजॉन्टल माइनिंग, इंटीग्रल केविंग या फिर डीपिलरिंग विथ केविंग। शॉर्टेज माइनिंग की अगर हम बात करते हैं इसका और भी नाम क्या है, इंटीग्रल केविंग। ठीक है, इसको पहले क्या बोलते थे, LTCC मेथड। ठीक है, LTCC मेथड इसका क्या मतलब होता है, लॉन्ग वॉल टॉप कोल केविंग। ठीक है, लॉन्ग वॉल टॉप कोल केविंग बोलते थे इसको पहले। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस किया जाता था फ्रांस में तो वहाँ पे बोला जाता है। अब इसका नाम क्या, इंटीग्रल केविंग भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टेज केविंग को। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आया आपको। तो यहाँ पे केविंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो केविंग माइनिंग लिखा हुआ है। केविंग का मतलब होता है कि केव माइनिंग मतलब ये होता है कि जो अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्निक्स हैं जिसमें ओवर बॉडी को अंडर कट किया जाता है और ड्रिल किया जाता है बीनीथ द सरफेस। ठीक है, उसके बाद फिर जब वो गिर जाते हैं तो उसको रिकवर कर लिया जाता है। तो जो रिमूवल होते हैं ओवर्स के वो बहुत ज़्यादा लार्ज गैप वहाँ पे बना देते हैं, एक केव की तरह बना देते हैं। ठीक, जहाँ पे ओवर बॉडी वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। ओके, सो बेसिकली ये होता है माइनिंग में, अंडरग्राउंड माइनिंग में। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 देखो। एग्जिस्टेंस ऑफ फायर इन अंडरग्राउंड कोल माइन इज एस्टैब्लिश्ड बाई। ओके, तो अगर किसी अंडरग्राउंड कोल माइन में फायर का एग्जिस्टेंस है तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं, चार्ल्स लॉ, स्पॉट कूलर, ग्राहम रेशियो, सेल्फ रेस्क्यू। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम रेशियो। अब हम ग्राहम रेशियो के बारे में देख लेते हैं। तो ग्राहम रेशियो इज कॉमनली यूज्ड गैस रेशियो इन द एनालिसिस ऑफ अंडरग्राउंड कोल माइंस एटमोस्फेयर। तो अंडरग्राउंड कोल माइंस एटमोस्फेयर को एनालाइज करने के लिए हम बेसिकली ग्राहम रेशियो को यूज़ करते हैं। ओके, गैस रेशियो से हम पता करते हैं। अच्छा, ये मेजर कैसे करते हैं, सो इट इज़ अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन
मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो एफिशिएंसी है मतलब ऑक्सीजन का, तो उसको कन्वर्जन करता है किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो वो मेजर करता है कि कितना एफिशिएंसी है। ओके, और ये ऑल्सो सिग्निफिकेंट टूल है, ताकि इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो हीटिंग है या इंटेंसिटी है हीटिंग की, वो हम उसका ऑनसेट वहाँ पे पता कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बेसिकली वहाँ पे फायर लगने का एग्जिस्टेंस है कि नहीं अंडरग्राउंड कोल माइन में, तो वो भी हम ग्राहम रेशियो से पता करते हैं। ओके, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 24 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रिक्शन क्लच इज यूज्ड फॉर। फ्रिक्शन क्लच को हम यूज़ करते हैं टेल रोप हॉलेज के लिए, एंडलेस हॉलेज में, बेल्ट कन्वेयर, स्क्रैप चेन कन्वेयर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडलेस हॉलेज। ठीक है, एंडलेस हॉलेज में हम यूज़ करते हैं फ्रिक्शन क्लच को। तो यहाँ पे हम समझते हैं एंडलेस रोप हॉलेज क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ हॉलेज वेयर स्टील रोप पासेस फ्रॉम द हॉलेज ड्रम एंड थ्रू एंड अराउंड अ पुली सेट एट द फार एंड ऑफ द हॉलेज रोडवेज। एंडलेस रोप की बात करें तो बेसिकली ये जो एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, एक पॉजिटिव मीन्स होता है रिटर्निंग एम्प्टी कार्स, मतलब वापस जो एम्प्टी कार्स होती हैं उनको वापस लेके आना, इनका बेसिकली काम ये होता है। ठीक है, डायरेक्ट रिलाइज ओनली ऑन ग्रेविटी पे बेसिकली फोकस इनका होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। Which of the following sampling technique is followed during sampling from wagons or dumps in the form of scoop taken and traveler a double? ओके, चिप सैम्पलिंग, बोरहोल सैम्पलिंग, बल्क सैम्पलिंग या फिर ग्रैप सैम्पलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैप सैम्पलिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अंडरग्राउंड कोल माइंस में जब हम ग्रैप सैंपल से कलेक्ट करते हैं ब्रोकन ओर पाइल से या फिर ट्रक से, तो उसको हम एज ए मेथड ऑफ ग्रेड कंट्रोल मतलब यूज़ करते हैं। तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं, उसको और क्या बोलते हैं, मग सैम्पलिंग भी बोलते हैं, मग सैम्पलिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली जो गोल होता है ग्रैप सैम्पलिंग का वो यही होता है कि जो माइंड ग्रेड है, ठीक है, उनको हम रिकॉन्साइल कर सकें, जो ग्रेड है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकें कि ओवर का ग्रेड कैसा है। ओके, ये समझ में आ गया। ओके, तो ये हो गया आज के बहुत एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। ठीक है, जो आपके एमसीएल के एग्जाम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।